आखिर होता क्या है? पर और जैसे आपने बताया कि जो पंचकर्मा होता है ना, उसमें बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। तो फिर ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं और कैसे हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं? अगर आप अच्छा खा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होंगे। आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स फिर भी एक्यूमुलेट होते हैं। पंचकर्मा क्या मतलब, जैसे आजकल बहुत ज्यादा डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है, तो पंचकर्मा इसके लिए भी क्या सुटेबल है? इनको भी करवाना चाहिए जो लोग डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं? ये आपकी बॉडी को ही नहीं, आपके मन को, आपकी इंद्रियों को, उनको भी कंट्रोल करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। देखिए बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनके मन में बहुत डर भी होता है कि क्या इसमें पेन होएगा, राइट? मॉडर्न टेक्निक्स बहुत मॉडर्न हॉस्पिटल्स में दिखाया, बट उन्होंने जब आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कराया तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आई। मतलब ऐसी कौन सी थेरेपी की गई थी कि चली गई जो रोशनी वो वापस आ गई? ये तो सच में चमत्कार था। चाय या काढ़ा? योर गो टू ड्रिंक? काढ़ा। योर मॉर्निंग रिचुअल दैट यू डोंट स्किप? गर्म पानी का इंटेक। पंचकर्मा अगर कोई बॉलीवुड स्टार होता तो वो कौन होता? वो होते आमिर खान जी। आमिर खान? ऐसा क्यों? पंचकर्म को आपको एक मूवी टाइटल या सॉन्ग देना हो तो वो कौन सा होगा? आई थिंक इसका जवाब आप अच्छा दे पाएंगी। गाना? यस। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। मुझे लगता है अगर पंचकर्मा करवाते हैं तो वो एक बंद कमरे में ऐसा कुछ होता है, तो इसके लिए बेस्ट सॉन्ग आई थिंक यही होता है, राइट? नमस्कार, स्वागत है आपका जीना सीखो के इस खास एपिसोड में, जहां पे हम बात करते हैं आयुर्वेद की और आज के समय में उसके महत्व की। हमारा आज का विषय है पंचकर्मा डिटॉक्स कैसे काम करता है, इसके पीछे छुपा हुआ विज्ञान और इससे जुड़े बहुत सारे मिथ्स। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या पंचकर्मा बॉडी को सच में डिटॉक्स करता है? इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है या ये सिर्फ एक आयुर्वेदिक रिचुअल है? आखिर क्यों आयुर्वेद पंचकर्मा को इतना महत्व देता है? क्या ये मन को भी शुद्ध करता है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, वो भी एक ऐसी विशेषज्ञ से जो पंचकर्म की दुनिया में ना सिर्फ अनुभव रखती हैं बल्कि हजारों पेशेंट्स को इसका लाभ भी पहुंचा चुकी हैं। ये एक ऐसी विशेषज्ञ हैं जो 15 साल से आयुर्वेद में काम कर रही हैं और पिछले 7 साल से जीना सीखो और हिम्स हॉस्पिटल का एक अभिन्न हिस्सा रही हैं। इनके पास BMS की डिग्री के साथ साथ पंचकर्मा में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है। आयुर्वेद के प्रति इनका समर्पण और इनका ज्ञान ही इनको एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी बनाता है। तो बिना देर किए मिलते हैं डॉक्टर दिव्यदीप से। प्लीज वेलकम डॉक्टर दिव्यदीप। नमस्कार डॉक्टर दिव्यदीप। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आज के स्पेशल पॉडकास्ट में। सो कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे आपने यहाँ पे लाया है और मेरे एक्सपीरियंस को मुझे शेयर करने का मौका मिलेगा अपने व्यूअर्स के साथ। और अभी हम बात करते हैं आगे। आप आज बहुत अच्छी भी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। पंचकर्मा को लेके मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, तो मुझे भी आज अच्छा लग रहा है कि मुझे स्पेशली पॉडकास्ट करने का मौका मिला कि मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे लोगों के मन में भी पंचकर्मा को लेके बहुत सारे सवाल हैं। तो पहले शुरू कर दें, पंचकर्मा आखिर होता क्या है? पंचकर्मा बेसिकली वो 5 कर्म हैं जो कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई यानी कि शोधन पूरा कर देते हैं। यानी कि बॉडी में हमारे टाइम के साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी में जमा होते रहते हैं, तो उन टॉक्सिन्स को शरीर से निकालने के लिए हम पंचकर्म का सहारा लेते हैं। और पंचकर्मा एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि दोष एक तो बैलेंस भी होते हैं, प्लस वो दोबारा से इम्बैलेंस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में एक श्लोक है, दोषा कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघनम पाचने जिता संशोधनैर्य तू नतेशा पुनरुद्भवा। यानी कि दोष अगर इम्बैलेंस हैं तो उनको लंघन और पाचन से बैलेंस जब करते हैं तो वो दोबारा कुपित होने के चांसेस उनके होते हैं। लेकिन अगर हम संशोधन यानी कि पंचकर्मा का सहारा लेते हैं और दोषों को बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे जो दोष हैं वो दोबारा पुनरुद्भव या फिर दोबारा जो दोष है इम्बैलेंस नहीं होते और उनके चांसेस कम होते हैं। मतलब पंचकर्मा अगर करवा लिया तो फिर चांसेस बिल्कुल निल हो जाएंगे दोबारा आने के। बेसिकली आपकी बॉडी कुछ टाइम के लिए पूरी तरह डिटॉक्सिफाई हो जाती है पंचकर्मा से और उसके बाद जो इम्बैलेंस है वो नहीं होता।
राइट। बाद में आपको हम कुछ प्रिकॉशंस भी बताते हैं, जैसे कि हम डाइट रिजिम पेशेंट को फॉलो कराते हैं। आयुर्वेद में अगर आप बात करें तो प्रॉपरली वेजिटेरियन डाइट का आजकल चलन है, जबकि आयुर्वेद में हजारों साल पहले ये भी बताया गया था कि इस तरह का मांस का सेवन, इस तरह के दूध, इस तरह का दूध इन प्रॉब्लम्स में लेना चाहिए। लेकिन वो चीजें आजकल अवेलेबल कम है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को एक प्योर वेजिटेरियन डाइट पे रखें, और बहुत सारी कंडीशंस में अलग अलग तरह के प्रिकॉशंस भी बताए जाते हैं, जिससे कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो कभी भी दोबारा से नहीं एग्रेवेट होती। ओके, तो पंचकर्मा सिर्फ मतलब एक डिटॉक्स प्रोसेस है या फिर इससे ऊपर भी कुछ है? देखिए, डिटॉक्स सिर्फ एक पार्ट है पंचकर्म का, कि वो टॉक्सिन्स को बॉडी से निकाल देता है, जिससे कि आपकी बॉडी रेजुनेट अच्छे से हो सकती है। लेकिन पंचकर्म बेसिकली आपके बॉडी को हेल्प करता है कि आपकी बॉडी के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो ठीक से काम करें। इसकी अगर मैं बात करूं, इसका जो कंसेप्ट है वो ऐसे शुरू होता है कि जैसे हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, जो कि हैं आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। राइट। जो हमारे शरीर में है वही बाहर भी है। राइट। लेकिन हम एक रखे हुए पेन से कैसे अलग है, क्योंकि 5 तत्वों से वो भी बना है, 5 तत्वों से हम भी बने हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या है? प्राण है। राइट। हमारे अंदर क्या है? मन है। राइट। तो ये जो 2 चीजें हैं ये हमें एक मैटर से अपने आप को, मतलब एक इंडिविजुअल को अलग करती हैं। राइट। तो जब भी ये जो 5 तत्व हैं, इनके कॉम्बिनेशन से, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी में 3 दोष बनते हैं, जो आपने नॉर्मली सुना होगा, वात, पित्त और कफ। मैक्सिमम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं इसी से असेस करते हैं कि बॉडी में कौन सा दोष बढ़ा है, कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से ही वात, पित्त, कफ बनते हैं। तो जब भी इनमें इम्बैलेंस होता है तो बॉडी में जो है डिजीजेस डेवलप होती हैं, या फिर उनमें कोई सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। राइट। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, आयुर्वेद में एक और श्लोक है, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थ इति अभिधीयते। इसका मतलब है कि सम दोष, जब दोष समावस्था में होते हैं, अग्नि समावस्था में होती हैं, धातुएं समावस्था में होती हैं, आपका मन, आपकी इंद्रियां सब कंट्रोल में हैं, तो आप स्वस्थ हैं। लेकिन जब भी ये इम्बैलेंस हुई, दोष इम्बैलेंस हुए, आपकी अग्नि इम्बैलेंस हुई, आपकी धातु इम्बैलेंस हुई, तो आपकी बॉडी में जो दोष है वो अनस्टेबल हो गई, जिससे कि अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं। तो बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर हम असेस करते हैं कि कौन सा दोष पेशेंट का बढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम पंचकर्म सजेस्ट करते हैं। कुछ पेशेंट्स अगर इनिशियल स्टेज पे हमारे पास आ जाते हैं, संशोधन से उन्हें चलो कुछ लाभ मिल गया, हमने उन्हें डाइट रिजिम बता दिया, हमने उन्हें कोई हर्ब्स बता दी, जिससे कि उनकी बीमारी स्टेबल हो गई। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के साथ आते हैं। आपने देखा होगा क्रॉनिक पेशेंट, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर पेशेंट्स, आजकल कैंसर बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल, कैंसर पेशेंट्स इतने ज्यादा नंबर में हैं। सिंपल अगर एक छोटी सी बीमारी की बात करें, डायबिटीज तो जैसे कैंसर फैल रहा है वैसे डायबिटीज भी अब फैल ही रहा है। आजकल हर तीसरे बंदे को डायबिटीज है। राइट। सो इन सबका कारण क्या है? इन सबका कारण दोषा इम्बैलेंस ही है। मतलब जब भी कोई बीमारी होएगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष जरूर होगा। बिल्कुल, कोई ना कोई दोष इम्बैलेंस जरूर है, जो कि आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, तभी आपकी बॉडी में जो है डिजीजेस पनप रही हैं या पैदा हो रही हैं। तो बीइंग पंचकर्मा स्पेशलिस्ट, या आप कहिए कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली जब हम संशोधन कराते हैं, और जैसे कि मैंने आपको श्लोक बताया कि संशोधन के बाद अगर पेशेंट की चिकित्सा संशोधन से कर दी जाए, पंचकर्म से कर दी जाए, तो उसके दोष जो है दोबारा एग्रेवेट नहीं होते। लेकिन पंचकर्मा का भी टाइम है। राइट। कब कराना चाहिए? आई थिंक ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पंचकर्मा, कि हाँ वो है क्या, कैसे काम करता है, और हम उसको कैसे करते हैं। हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि पंचकर्मा के बारे में, पर एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, पंचकर्मा का ओरिजिन कहाँ से हुआ? अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो आपने सुना होगा समुद्र मंथन के बारे में। भगवान धन्वंतरी जी समुद्र मंथन के दौरान उद्भव हुए थे। ठीक है। उनके हाथ में
लीश थी एक हाथ में अमृत कलश था, राइट। तो कहीं ना कहीं ही इज द गॉड ऑफ आयुर्वेदा, राइट। तो उन्होंने ही सारा आयुर्वेद एक्सप्लेन किया है। और अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे ऋषि रहे हैं, जैसे कि आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत जी, जिन्होंने इसको और बेटर एक्सप्लेन किया अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, राइट। जैसे कि चरक संहिता में भी मेंशन्ड है पंचकर्मा, और सुश्रुत संहिता में भी मेंशन है। सुश्रुत संहिता में रक्त मोक्षण मेंशन है, जबकि चरक संहिता में जो 5 पंचकर्म के बारे में एक्सप्लेन किया गया है वो है वमन, विरेचन, स्थापन, अनुवासन, बस्ती और नस्य। जबकि चरक संहिता में जो एक्सप्लेन किया गया है दैट इज वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य एंड रक्त मोक्षण। बिकॉज जो आचार्य सुश्रुत हैं वो बेसिकली सर्जरी, he is the first surgeon, राइट। तो उन्होंने रक्त मोक्षण इंट्रोड्यूस किया। वो ज्यादातर जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो हमें सुश्रुत संहिता में मिलती है, राइट। तो जब ये एक बीएमएस डॉक्टर जब अपनी डिग्री कर रहा है तो ये दोनों बुक्स पढ़ते हैं, चरक संहिता और बिल्कुल चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, देन अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, ये सभी जो टेक्स्ट हैं ये हम पढ़ते हैं। और ये टेक्स्ट बहुत प्राचीन है, इनमें आयुर्वेद के बारे में बहुत ज्ञान है। बस जो इंटरप्रिटेशन है वो हर वैद्य की अलग अलग होती है। देखिए बहुत सारे हमें उनके ट्रांसलेटर्स हैं जिन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट वो था कि बहुत साल पहले की बात थी। अब अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो अब हम उससे भी रिलेट करते हैं हर चीज को। तो इसीलिए सबसे अच्छा वैद्य वो होता है जो अपनी युक्ति से काम करता है, अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से, जिसने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हों, जिसे बहुत सारा ज्ञान हो, जिसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो, वो ही सबसे अच्छा वैद्य है। पर और जैसे आपने बताया कि जो पंचकर्मा होता है ना उसमें बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, तो फिर ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं और कैसे हमारी बॉडी में जमा हो जाता है? देखिए बहुत सारे लोग आजकल ये बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हाँ, यस, है ना, लेकिन फिर भी हमें डायबिटीज है या फिर भी हमें ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो रोगों के बहुत सारे कारण हैं। हमारा खान पान भी हो सकता है, आसपास का पोल्यूशन भी हो सकता है, राइट। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आपकी जीन्स में चली आ रही है, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस। सो आयुर्वेद में इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, राइट। जो आयुर्वेद की चिकित्सा है वो रोग के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो करती है रोगी के ऊपर। अगर एक प्रॉब्लम डायबिटीज, अगर उसके हमारे पास 2 पेशेंट्स हैं तो उनके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में डिफरेंस होगा, क्योंकि हर एक रोगी का जो दोष है, उसकी बॉडी में कौन से दोष ज्यादा हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी चिकित्सा होगी, राइट। तो इसीलिए आयुर्वेद इज अ कंप्लीट साइंस एंड इट्स अ पेशेंट ओरिएंटेड साइंस, नॉट डिजीज ओरिएंटेड। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे खाने पीने से जमा होते हैं बॉडी में? खाने पीने से भी हो सकते हैं, पोल्यूशन से भी हो सकते हैं, जेनेटिक रीजन से भी हो सकते हैं, आपके आहार विहार से हो सकते हैं। जो पेशेंट्स रात का शिफ्ट करते हैं, मतलब नाइट शिफ्ट होती है उनकी, उन पेशेंट्स में कोई ना कोई बीमारी होने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं, राइट। सो वो पेशेंट्स कभी भी हेल्दी नहीं होते, या कुछ टाइम के लिए हेल्दी होते हैं, उसके बाद उनकी बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सो उनके लिए तो बहुत जरूरी है अपने आप को रेगुलरली डिटॉक्सिफाई करना। पर जैसे लोग कहते हैं कि मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, और जैसे अब अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने कभी ना नॉनवेज खाया ना मैं बाहर का कुछ खाना खाती हूँ, तो क्या मेरी बॉडी में भी टॉक्सिन्स होंगे? देखिए बेसिकली जो दोष है हमारी बॉडी में, उनके भी काल होते हैं कि वो किस समय उनका संचय होता है। मतलब एक क्वांटिटी से थोड़े ज्यादा होते हैं, फिर उनका प्रकोप, मतलब इतने ज्यादा एग्रेवेट होते हैं कि वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा चेंजिंग सीजन में कफ वाले प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं कफ बाहर निकालना उस टाइम बहुत जरूरी है। इसलिए कंसेप्ट आया फास्टिंग का, राइट। फास्टिंग इज व्हाट, लाइक आपने देखा होगा चेंजिंग सीजन में जब मार्च के आसपास नवरात्रे होते हैं, नवरात्रास आर मेंट फॉर फास्टिंग, राइट। और वो क्यों है, उसका कंसेप्ट यही है कि फास्टिंग से आपकी बॉडी धीरे धीरे डिटॉक्स होने लगती है,
राइट। ओके। तो लंघन पाचन, जो मैंने अपने श्लोक में बताया कि लंघन पाचन से आपके जो दोष हैं बैलेंस तो हो जाते हैं, लेकिन दोबारा नहीं आते, एग्रेवेट हो सकते हैं। अच्छा, लंघन से, ठीक राइट। है। लंघन पाचन मतलब सिर्फ मेडिकेशन से या फिर मतलब फास्टिंग करवाकर, ठीक है। लेकिन अगर हम उनको उन दोषों को बाहर निकाल दें, संशोधन कर दें, पंचकर्म कर दें, तो वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। सो अगर रेगुलर बेसिस की बात करें तो साल में तकरीबन 2 टाइम ऐसा है जो कि बहुत जरूरी है और पंचकर्म के लिए एक आइडल काल है। ओके। राइट। तो इन 2 टाइम पे पंचकर्मा कराना सबके लिए बेनिफिशियल। तो कौन सा टाइम, जो या तो नवरात्रों के टाइम पे? एक टाइम है ये मानसून जो अभी चल रहा है, बसंत ऋतु, और एक आता है शरद। ओके। ये 2 काल ऐसे हैं, ये 2 ऋतुएं ऐसी हैं जिनमें की पंचकर्मा सभी को कराना चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद में कम से कम 6 महीने में एक बार पंचकर्म कराने की बात कही गई है। तो ये जो 6 महीने की जो आपने बात करी, सबके लिए सेम है या फिर कुछ बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और एक अडल्ट्स के लिए अलग अलग होता है? देखिए, जब हम पंचकर्म के लिए पेशेंट्स को बोलते हैं तो उनकी पहले असेसमेंट होती है। सो दैट असेसमेंट डिफाइंस कि अब हमने इनको क्या चीजें करवानी है। ओके, मतलब एक जो है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बता सकते हैं एक पेशेंट को पूरा असेस करने के बाद कि आज अगर आपने पंचकर्मा कराया तो अगला पंचकर्मा आपको कब कराना है। बिल्कुल। जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पंचकर्मा है ना, ये बहुत पुराना रिवाज है, तो इसका कोई मतलब साइंटिफिक कोई बेस नहीं है, तो ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस आपके सामने आएंगी जो ये एक्सप्लेन करती है कि पंचकर्मा एक साइंटिफिक मेथड है जिससे कि आपकी बीमारियां या आपकी बॉडी के जो दोष हैं वो धीरे धीरे बैलेंस भी होने शुरू हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में किडनी और कैंसर के पेशेंट्स पे बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं। राइट। जैसे कि एक टेक्निक होती है आयुर्वेद में, निरूह बस्ती। राइट। तो निरूह बस्ती का कंसेप्ट इन पेशेंट्स ऑफ किडनी पेशेंट्स या फिर सीकेडी के पेशेंट्स और रेगुलर डायलिसिस वाले पेशेंट्स में उसका एक रिसर्च है प्रॉपर, जिसमें कि 100 पेशेंट्स पे टेस्ट किया गया, निरूह बस्ती कराया गया उन्हें। निरूह बस्ती इज अ क्वाथ बेस्ड बस्ती, मतलब एक तरह का अनीमा, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो अ सॉर्ट ऑफ अनीमा है, लेकिन आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें अलग अलग तरह के काढ़ों से किया जाता है बस्ती को। तो उस टेक्निक को यूज किया गया 100 सीकेडी पेशेंट्स पे और उनमें से सभी पेशेंट्स में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं। एटलीस्ट उनके क्रिटिनिन लेवल कम हुए हैं, यूरिया लेवल्स कम हुए हैं। सो ये पूरी रिसर्च है और निरूह बस्ती की इम्पोर्टेंस है कि कैसे उसने काम किया है किडनी पेशेंट्स पे। तो ऐसे अनगिनत हमारे हॉस्पिटल्स में ही कैंसर पेशेंट्स पे रिसर्च हो रही है। राइट। और उसकी रिसर्च पब्लिश भी हो रही है। तो आप इन रिसर्चेस को देख सकते हैं ताकि आपको और पता चले कि आयुर्वेद काम कैसे करता है या फिर आयुर्वेद में पंचकर्म कैसे काम करता है। ओके। तो पंचकर्मा क्या मतलब, जैसे आजकल बहुत ज्यादा डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है, तो पंचकर्मा इसके लिए भी क्या सुटेबल है? इनको भी करवाना चाहिए जो लोग डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल करवाना चाहिए। पंचकर्मा बेसिकली आपकी बॉडी को ही नहीं, आपके मन को, आपकी इंद्रियों को, उनको भी कंट्रोल करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। जो हम शिरोधारा करके जो एक टेक्निक होती है, पंचकर्मा प्रोसीजर है, शिरो विरेचन भी बोलते हैं इसको। ये जो टेक्निक है, इसके थ्रू हम बॉडी में हीलिंग पावर को एक्टिव कर सकते हैं। राइट। और ये माइंड को रिलैक्स करती ही है। राइट। सो इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। कुछ पेशेंट्स में इसकी जरूरत बहुत लंबे टाइम के लिए पड़ती है, कुछ पेशेंट्स में कम टाइम के लिए पड़ती है, लेकिन हाँ, ये काम सब पे करती है। मतलब कोई एक ऐसी डिजीज जिसपे आपको लगता है कि पंचकर्मा बहुत अच्छा काम करता है, बेस्ट रिजल्ट आपने किसी पेशेंट में देखे हो? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो कैंसर पेशेंट्स ही हैं हमारे यहाँ पे। आजकल बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो अलग अलग तरह के कैंसर से पीड़ित हैं और उनमें बहुत मार्वलस रिजल्ट्स आ रहे हैं। धीरे धीरे उनकी रिसर्चेस, उनके टेस्टिमोनियल्स, बहुत कुछ अवेलेबल है हमारे पास। तो ये हम कहाँ देख पाएंगे ये सारे? आप आचार्य जी के चैनल पे देख सकते हैं। हिम्स से जुड़े हिम्स में आके आप पेशेंट से मिल सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। धीरे धीरे इन्हें डॉक्यूमेंटेड भी किया जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि आयुर्वेद क्या क्या कर सकता है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे एंड स्टेज कैंसर पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनमें बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। सो आई डोंट थिंक इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ है।
यस, जहाँ पे हम वीडियोस सारे पेशेंट्स की देख सकते हैं। बिल्कुल। तो जब लेट्स से मैंने कोई पंचकर्मा थेरेपी ली, तो पंचकर्मा के बाद क्या मुझे अपनी डाइट या लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना पड़ेगा? बिल्कुल। पंचकर्मा जैसे भी जब भी पेशेंट्स का प्लान किया जाता है तो पंचकर्मा के तुरंत बाद संसर्जन क्रम, ओके, इसको भी प्लान किया जाता है। बेसिकली संसर्जन क्रम जो है वो डाइट मॉडिफिकेशन ही है। ओके, राइट। बेसिकली पेशेंट को 7 डेज के लिए एक ऐसी डाइट पे रखा जाता है जिससे कि उसकी बॉडी में जो दोष हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े ना, और जो संशोधन हुआ है वो भी बॉडी में एक तरह से उसका असर रहे और आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा दोष एकदम से एग्रेवेट ना हो। सो यस, डाइट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद, और संसर्जन क्रम उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कि पंचकर्मा की बात किया जाता है। मतलब जब तक पंचकर्मा चल रहा है तब तक वो डाइट फॉलो करना है, और पंचकर्मा के कितने दिन बाद करवाने के बाद मैं अपनी नॉर्मल डाइट पे आ सकती हूँ? अगर आप हेल्दी हैं और कोई बीमारी नहीं है तो आप एटलीस्ट 7 या 15 डेज के लिए जो एक डाइट आपको बताया गया है, या लाइट वाली डाइट जो होती है या हल्का भोजन जिसे बोलते हैं, वो आप करें, सबसे बढ़िया है। और अगर आप डिजीज्ड हैं, लाइक कोई ऐसी बीमारी है जो काफी समय से है, तो उस केसेस में हाँ थोड़ा लंबा टाइम भी आपको डाइट यूज करने के लिए बोला जा सकता है, या उस डाइट पे रहने के लिए आपको बोला जा सकता है। मतलब डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, आपकी डिजीज, आपकी बॉडी में दोष। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक बार में पंचकर्म से पूरी तरह डिटॉक्स नहीं मिलता, तो उनको दोबारा भी पंचकर्म कराना पड़ता है, या फिर थोड़े लंबे टाइम तक कराना पड़ता है। एक आजकल जैसे लोग स्पा ट्रीटमेंट कराते हैं, मतलब आजकल जो मैं अगर जनरेशन की बात करूं, मुझे भी यही लग रहा था कि जो पंचकर्म है वो स्पा होता है। तो ये सच है कि स्पा से कैसे अलग है, या स्पा ही है, मतलब क्या है इसमें? स्पा एक वेस्टर्न टेक्निक है बेसिकली, और पंचकर्म एक मतलब कह लीजिए आप एक एंशिएंट साइंस है। राइट। तो एक एंशिएंट साइंस का मतलब ये है कि बहुत सालों से उसको फॉलो किया जा रहा था, थोड़ा हमने उसको मॉडर्नाइज भी किया है आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं काल की भी बात करूं, काल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, टाइम का मतलब, या फिर किस टाइम पे हम करवा रहे हैं पंचकर्म, राइट, उन सब का इम्पोर्टेंस है। तो अगर मैं इन सब की बात करूं, स्पा और पंचकर्मा ये बिल्कुल डिफरेंट है। और स्पा इज जस्ट टू रिलैक्स योर बॉडी, बट पंचकर्मा इज टू डिटॉक्सिफाई और रेजुनोवेशन को भी एक्टिव करना। ये उसमें डील करता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस, जैसे लेट्स से आपके पास कोई पेशेंट आया आपके पास हॉस्पिटल में, आई होप बहुत सारे पेशेंट्स आप डील ऑलरेडी कर रही हैं, तो पंचकर्म जब किसी पेशेंट का करवाना होता है तो मतलब पेशेंट का रिएक्शन कैसा होता है, या किस तरह से उसको रेडी करते हैं पंचकर्म कराने के लिए? लोग डरते हैं या फिर खुशी खुशी चल पड़ते हैं, ऐसा कुछ है? कोई एक्सपीरियंस आपका? देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनके मन में बहुत डर भी होता है कि क्या इसमें पेन होएगा, राइट। जैसे बस्ती ट्रीटमेंट, अनीमा की अगर बात करें, इसके बाद मुझे बहुत सारे लूज मोशंस लगेंगे, पता नहीं मैं हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पेशेंट को काउंसल करें। हमेशा जब भी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट देना होता है तो उससे पहले एक काउंसलिंग सेशन होता है, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर उसमें डॉक्टर ने उसे कन्विंस कर लिया तो दैट मीन्स वो पेशेंट आपका आराम से ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर उसके मन में सवाल रह गए तो वो पेशेंट हो सकता है पूरी तरह ठीक भी ना हो, राइट। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग। जितने अच्छे से आप अपने पेशेंट को काउंसल करेंगे, जितने अच्छे से उसे एक्सप्लेन करेंगे, उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट का भी रिस्पॉन्स रहेगा। तो मतलब पेशेंट को रेडी करना एक डॉक्टर के हाथ में ही है, वो डॉक्टर के हाथ में है, और उसकी बीमारी को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये सब उसका पार्ट है। बट यस, वैसे जो पंचकर्मा प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होते। शिरोधारा इवन बहुत रिलैक्सिंग है। इसमें भी हम अभ्यंग, जब भी हम पंचकर्मा के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उससे पहले पूर्व कर्म किए जाते हैं। मतलब वी प्रिपेयर योर बॉडीज ताकि उनके जो दोष हैं वो सारे आपके कोष्ठ में आ जाए, जहां से उन्हें आराम से निकाला जा सके। कोष्ठ मतलब आपके गट में आ जाए। गट में। और कहीं ना, देखिए, गट बेसिकली एक ऐसा माध्यम है जिससे बॉडी के टॉक्सिन्स बहुत आसानी से निकल आते हैं, है ना। आपकी बॉडी में दो तीन ओपनिंग्स हैं, राइट। उनके थ्रू बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, राइट। जैसे आपने मुंह से खाना खाया तो वॉमिटिंग के थ्रू भी पेशेंट्स के दोष, जब भी आपने कुछ बाहर से खा रहे हैं तो वॉमिटिंग्स लग जाती हैं। तो इट्स अ टेक्निक
कि बॉडी अपने आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले दोषों को पूरी बॉडी से कोष्ठ में लाते हैं, मतलब आपके गट में लाते हैं, और उसके बाद वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, इस तरह की टेक्निक से उन दोषों को बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी बैलेंस्ड हो जाती है। ओके। एक डॉक्टर साहब, मैंने ना एक वीडियो देखी थी जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शायद आपने भी देखी हो, वो बहुत वायरल हुई थी, जहां पे उन्होंने बात करी थी कि कोई केनिया के राष्ट्रपति थे या आई डोंट नो, मतलब मुझे इतना याद नहीं है, तो उन्होंने बोला था कि उनकी बेटी की आंखें चली गई थी, शायद उनकी ब्रेन की कोई सर्जरी हुई थी, और फिर उन्होंने बोला कि आयुर्वेद से उसका ट्रीटमेंट किया गया। साथियों, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केनिया के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोज मैरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो बड़ी मुसीबत आई कि रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी, शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में, और उसकी सर्जरी हुई थी, और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खोली, और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ, लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली, और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया, रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही है, जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे, वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल थी। तो क्या वो भी पंचकर्मा हुआ था या कोई मेडिसिन हुई थी, क्या था, मतलब आपने अगर वो वीडियो देखी हो? बेसिकली उसमें भी पंचकर्म ही इस्तेमाल किया गया था। वो केस ऐसा था कि उसमें उनकी बेटी को, केन्या के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद कह लीजिए उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ओके, राइट। तो उन्होंने बहुत सारे जगह पे ट्रीटमेंट कराया, बहुत मॉडर्न टेक्निक्स, बहुत मॉडर्न हॉस्पिटल्स में दिखाया, बट उन्होंने जब आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कराया तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आई। मतलब ऐसी कौन सी थेरेपी की गई थी कि चली गई जो रोशनी वो वापस आ गई? ये तो सच में चमत्कार था। इसमें बेसिकली जो टेक्निक्स यूज होती हैं, अक्षि तर्पण करके एक टेक्निक है जो कि आंखों के जो दोष होते हैं उनको बैलेंस करना स्टार्ट करती है। सो वो टेक्निक बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे पंचकर्मा टेक्निक्स भी हैं, जैसे उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई थी तो शिरोधारा, शिरोबस्ती, ये सब टेक्निक्स हैं जो कि इस तरह की डिजीजेस में काफी हेल्पफुल है। और जो जैसे आजकल एक सबसे ज्यादा कॉमन है डायबिटीज, पंचकर्मा तो आपने बताया शरीर को डिटॉक्स करता है, और अक्षि तर्पण आपने आंखों के लिए बताया, पर क्या डायबिटीज हो गया, स्किन डिसऑर्डर्स हो गए, और जैसे आजकल फीमेल्स में बहुत कॉमन है पीसीओडी, क्या इसमें भी पंचकर्मा हेल्प करता है? बिल्कुल, हमारे पास ऐसे हिम्स में हमारे पास बहुत पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज है, और रेगुलर बेसिस पे हम उनका ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। जैसे मैंने बोला, संशोधन चिकित्सा, मतलब पंचकर्म से हम दोषों को बाहर निकाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं डायबिटीज, पीसीओडी और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं, ये भी दोषों के इम्बैलेंस से ही होती हैं। तो जैसे ही हम दोषों को बैलेंस करना शुरू करेंगे, अपने आप ही आपकी बीमारियां रिवर्स होती जाएंगी। तो इसलिए सभी प्रॉब्लम्स में, इवन स्किन प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं, सोरियासिस जैसी प्रॉब्लम जो कि बहुत क्रॉनिक इश्यू है, राइट। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत लंबे समय से सोरियासिस से पीड़ित रहे हैं। सोरियासिस में वमन करके जो टेक्निक है, वमन नाम का जो पंचकर्म है, उसके वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जो सोरियासिस की ट्रीटमेंट लेते हैं, जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेते हैं, उससे बीमारी दोबारा आ जाती है। वमन टेक्निक से बेसिकली जो सोरियासिस का जो रीअकरेंस का रेट है वो बहुत ही कम हो जाता है।
ओके, मतलब स्किन डिसऑर्डर्स के लिए भी पंचकर्मा स्किन बहुत डिसऑर्डर्स में भी बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। इवन हम्म। एक्ने की प्रॉब्लम्स में रक्त मोक्षण का बहुत अच्छा रोल है। एक वो एक होता है ना ल्यूकोडर्मा, हाँ, ऐसा कुछ, ल्यूकोडर्मा में, विटिलिगो। हाँ, विटिलिगो में भी हम पंचकर्म कराते हैं। विरेचन इसमें बहुत हेल्पफुल है, राइट? तो इस तरह की टेक्निक्स बहुत सारी हैं जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स में यूज करते हैं एज पर जो बॉडी में दोष है। अब जैसे डॉक्टर साहब, अब जैसे हर बंदा या मान ले कि हर इंसान पंचकर्मा करवाने हॉस्पिटल नहीं आ सकता, या तो माने कि कोई मनी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने सुना है कि पंचकर्मा के ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली होते हैं। वैसे ऐसा नहीं है। और जरूरी नहीं है कि पंचकर्मा के लिए आपको हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा। हाँ, ये मेरा सवाल था कि फिर उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन है जो नहीं आ सकते। देखिए, जो पेशेंट्स नहीं आ सकते वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की गाइडेंस में घर पे भी पंचकर्मा कर सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में नहीं आ पा रहे हैं या फिर किसी सेंटर पे भी नहीं जा सकते हैं, उनको घर पे भी पंचकर्म किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए। जैसे कि आप अगर पेशेंट को कैंसर है तो उसके लिए वो ऑन्कोलॉजिस्ट ढूंढता है, राइट? इसीलिए अगर पंचकर्मा करवाना है तो उसके लिए भी एक पंचकर्म स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही होना चाहिए। फिर भी कोई एक थेरेपी जो घर पे हम कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, कोई एक इजी, नॉट फॉर कैंसर बट फॉर लाइक अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, सिंपल डिजीज के लिए हम इसमें विरेचन कर सकते हैं। जैसे नित्य विरेचन की बात की गई है आयुर्वेद में या पंचकर्म में कह लीजिए, तो नित्य विरेचन बहुत इजी भी है और इसमें बहुत सारे योग हैं जो कि हम पेशेंट्स को दे सकते हैं, जिसमें कि हरितकी का यूज बता सकते हैं। हरितकी यानी कि हरड़, एक बहुत ही कॉमन हर्ब है जो हर जगह अवेलेबल है। हरड़ का इस्तेमाल आपको डॉक्टर बता देंगे, जिससे कि आप घर पे बैठे बैठे भी विरेचन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, जैसे आप पिछले 7 साल से हिम्स में काम कर रही हैं और 15 साल का आपके पास टोटल एक्सपीरियंस है, तो पहले भी आपने आयुर्वेद में काम किया है, तो मुझे ये जानना है कि हिम्स को या जो जीना सीखो जो हॉस्पिटल्स में अभी आप काम कर रहे हैं, उनके पंचकर्मा को आप कैसे बाकी पंचकर्मा से अलग मानती हैं? देखिए, पंचकर्मा एक पार्ट है आयुर्वेद का, राइट? जो कि हर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में फॉलो होता ही है। लेकिन हिम्स एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे हम सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं और बहुत सारी पैथीज को इंटीग्रेट करके ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स भी लेकर आते हैं। हमारे पास होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं। हम उसमें BNYS यानी कि योग नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स का भी हमारे पास डॉक्टर्स वो भी अवेलेबल हैं, तो उनकी पैथी को भी हम यूज करते हैं। हिम्स में बेसिकली हम इलाज करते हैं इंटीग्रेटेड टेक्निक से, जिसमें कि हम आयुर्वेद ही नहीं, इसके साथ साथ हम होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और भी बहुत सारी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इन टेक्निक्स का भी यूज करते हैं। इसलिए हिम्स हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से डिफरेंट है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ आयुर्वेद। ओके। और जो पंचकर्मा है, क्या ये सिर्फ बीमार लोगों के लिए है कि हेल्दी बंदा भी करवा सकता है? वैसे तो पंचकर्मा साल में 2 बार सभी को कराना चाहिए। जैसे कि चाहे हेल्दी भी है उसको भी? बिल्कुल। हेल्दी पर्सन में भी अगर मैं साल में 2 बार कराने की बात कर रही हूँ, तो जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी में बिल्डअप होते ही रहते हैं। अगर आप अच्छा खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होंगे। आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स फिर भी एक्यूमुलेट होते हैं। कई बारी कुछ मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, कई बारी बाहर से कोई ऐसी चीज, पोल्यूशन आपकी बॉडी में रोज जा रहा है, आप रोज जाते हैं ऑफिस से घर से ऑफिस आते हैं, तो उस दौरान भी तो पोल्यूशन आपकी बॉडी पे एक्ट करता ही है ना। तो वो सब भी टॉक्सिन्स हैं जो धीरे धीरे बॉडी में जमा होते रहते हैं। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन या फिर पंचकर्म टेक्निक्स जो हैं साल में 2 बार हर एक को करानी चाहिए, वेदर यू आर हेल्दी और डिजीज्ड। और डिजीज पर्सन को थोड़ा और फ्रीक्वेंसी में कराने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन उनकी व्याधि क्या है या उनका प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि डॉक्टर त्रेहान, नरेश त्रेहान जी, जो कि मेदांता के निर्देशक हैं, उन्होंने भी ये कहा है अपने एक इंटरव्यू में जो लास्ट बहुत पॉपुलर हुआ था, और आचार्य जी बहुत सारे वेबिनार्स में उनको दिखा भी चुके हैं कि पंचकर्मा इज द बेस्ट वे टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, और जिससे कि आप अपना जीवन जो है और लंबा कर सकते हैं, 100 साल तक जी सकते हैं। ओके, नाइस। Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily.
जैसे आजकल क्या होता है, लोगों को लंबे सवाल बिल्कुल पसंद नहीं होते। आजकल तो रील्स भी 15 सेकंड की कोई नहीं देख पाता, फटाफट से स्क्रॉल करते हैं। तो अब बारी है हमारे एक मजेदार नए सेगमेंट का, जिसमें आपको एक शब्द में आंसर मिलेगा। तो रेडी हैं आप डॉक्टर दिव्या? ओके, सो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जिसका आंसर आपको एक वर्ड में देना है, ठीक है? ओके, तो पहला सवाल, पंचकर्मा को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो वो क्या होगा? अगर मैं आयुर्वेद की भाषा में बोलूं तो संशोधन। संशोधन। ओके, आपकी पर्सनल पंचकर्मा फेवरेट थेरेपी कौन सी होगी? इट्स शिरोधारा। शिरोधारा। एक कॉमन मिथ अबाउट पंचकर्मा। मिथ सिर्फ ये है कि पंचकर्मा जो है पेनफुल प्रोसीजर से भरा वन होता है। वर्ड डॉक्टर क्या द्विवेदी। बोलूं फिर मैं? हाँ, पेनफुल प्रोसेस। ओके, ये मिथ है। पेनफुल प्रोसेस। ओके, कौन सा दोष, मतलब अब तक आपने बहुत सारे पेशेंट्स को डील किया होगा, कौन सा दोष सबसे ज्यादा डिसबैलेंस होता है? सबसे ज्यादा जो इम्बैलेंस होता है वो है वात दोष। वात दोष। ओके, क्या ये घर पे कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, अगर एक अच्छा आयुर्वेदिक वन वर्ड डॉक्टर द्विवेदी। हाँ जी, हो सकता है। ओके, वन मॉडर्न डिजीज जो पंचकर्मा बेस्ट ट्रीट करती है। एनी वाट डिसऑर्डर। ओके, कोई भी डिजीज का नाम? लाइक पैरालिसिस, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका। चाय या काढ़ा, योर गो टू ड्रिंक? काढ़ा। काढ़ा। योर मॉर्निंग रिचुअल दैट यू डोंट स्किप? गर्म पानी का इंटेक उठते ही बिना ब्रश किए। ओके, आयुर्वेदा की ऐसी जड़ी बूटी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा पसंद है मुझे पुनर्नवा। ओके, पुनर्नवा बेसिकली लिवर और आपकी गट को भी डिटॉक्सिफाई करता है। Okay. यस, पुनर्नवा। ओके, क्विक टिप, एक अगर लोगों के लिए टिप आप देना चाहें, कोई एक टिप जो सारे दोषों को बैलेंस करती है? हरितकी का यूज। हरितकी रेगुलर बेसिस पे आधा चम्मच रोज रात को आप यूज कर सकते हैं, और दिस इज फॉर एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर दिव्या। तो नॉलेज बहुत हो गई और हमने पंचकर्मा के बारे में बहुत सीख लिया। अब बारी है थोड़ा फन एलिमेंट की, बट यस, फन भी हम पंचकर्मा के माध्यम से ही करेंगे। तो डॉक्टर द्विवेदी, अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जो थोड़े से फनी भी होंगे, पर उनका आंसर पंचकर्म में ही होगा। ओके, तो तैयार हैं आप? जी। ओके, पंचकर्मा अगर कोई बॉलीवुड स्टार होता तो वो कौन होता? वो होते आमिर खान जी। आमिर खान। ऐसा क्यों? मिस्टर परफेक्शनिस्ट। ओके, वमन या बस्ती, आप अपने दुश्मन को कौन सा गिफ्ट करना चाहेंगी? वमन। वमन। उसमें इतनी बार वॉमिटिंग्स होती है कि वो मेरा दुश्मन बहुत तकलीफ में होता है और मुझे बहुत मजा आता है। ओके, पंचकर्मा करवाते हुए सबसे ज्यादा क्या मिस करोगे? मोबाइल, मसाले या मम्मी के पराठे? इंडियन कल्चर है तो मम्मी के पराठे। वेरी नाइस। अगर पंचकर्मा एक ऐप होता तो वो कौन सी होती? आई थिंक लिंक्डइन। लिंक्डइन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनल है, प्लस ये सीरियस है, और ये आपकी टॉक्सिक हैबिट्स को डिटॉक्सिफाई भी करता है। ओके, वेरी नाइस। पंचकर्मा करवाने के लिए अगर आपको बचना हो तो आपका सबसे खतरनाक फर्जी बहाना कौन सा होगा? आज चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण है। ऐसा क्यों? और आज मैं अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहती। ओके, वेरी नाइस। अगर पंचकर्म को आपको एक मूवी टाइटल या सॉन्ग देना हो तो वो कौन सा होगा? आई थिंक इसका जवाब आप अच्छा दे पाएंगी। गाना? यस, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। क्योंकि मुझे लगता है अगर पंचकर्मा करवाते हैं तो वो एक बंद कमरे में ऐसा कुछ होता है, तो इसके लिए बेस्ट सॉन्ग आई थिंक यही होता है। राइट, ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर दिव्या, आज आपने बहुत सारी नॉलेज हमसे शेयर करी। मेरे भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए जो भी पंचकर्मा को लेकर थे। तो जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई टिप देना चाहेंगी? जरूर। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज मैं सभी के लिए बताऊंगी। जैसे हर साल आपका बर्थडे होता है, आप उस दिन बहुत इंजॉय करते हैं, अपने मन मर्जी से चीजें करते हैं, है ना। कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग पार्टीज करते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपनी बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करें। आप अपने लिए एक गिफ्ट लें, जैसे कि 5 या 7 दिन का पंचकर्म प्लान करें, सो दैट आपकी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई रहे और डिजीज फ्री रहे। और हम ये दूसरों को भी दे सकते हैं, आई थिंक। बिल्कुल, ये मुझे आपकी बात से आइडिया मिल गया। आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं कोई भी पंचकर्मा पैकेज,
ऑल्दो हो सकता है वो वापस आके आपको बहुत गाली डांटे या गाली दे, लेकिन इन लॉन्ग रन वो उसके लिए बहुत हेल्दी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर दिव्या। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और आपको कुछ नॉलेज मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आयुर्वेद से जुड़ा। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहो और खुश रहो। थैंक यू। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।